सोचो एक ऐसी जगह है इस दुनिया में जहां कोई भी इंसान 24,000 साल तक नहीं रह सकता। That Soviet nuclear accident in the Ukraine created fallout today in Chicago. Not radiation, not that kind of fallout. This was a purely economic reaction. U.S. investors betting tens of millions of dollars on grain and livestock futures. Simply put, investors were assuming today that radioactive fallout is contaminating Soviet wheat, old sarcophagus pastures, cattle, and was hogs, rusting, it and was that in leaking, weeks had to a huge come, the holes in Soviets it, will have to buy and those sooner or commodities later it was here going in the to United collapse. States. Certainly, there are questions not only about Soviet food supplies, but about the impact of drifting radiation on Poland and Scandinavia, and whether food exports from those countries. जबकि वहाँ एक पूरा शहर है और उस शहर में घर है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, होटल्स है और वो सारी सुविधाएं है जो एक बड़े शहर में होती है। सब कुछ अभी भी वैसा की वैसा मौजूद है। फ्रिज में खाना रखा हुआ है जैसे पहले था और दीवारों पर फोटो लटकी हुई है जैसे पहले थी। स्कूल में टेक्स्ट बुक ओपन है जैसे कोई बच्चा अभी भी वहाँ बैठकर पढ़ रहा है। हॉस्पिटल में सारी मशीन्स और सारे इक्विपमेंट वैसे की वैसे हैं, लेकिन सबसे खास बात तो ये है कि वहाँ एक भी लोग नहीं रहते और ये किसी वॉर के कारण नहीं हुआ और ना ही किसी एस्टेरॉयड के कारण हुआ है। ये सिर्फ एक रात की वजह से हुआ है और उस रात जो हुआ गवर्नमेंट ने 36 घंटे अपने ही लोगों से छुपाया और ये जगह का नाम है चेरनोबिल। सोवियत यूनियन दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर था। अमेरिका के साथ वो हर चीज़ में कंपटीशन करता था, मिलिट्री में, स्पेस में, टेक्नोलॉजी में और एनर्जी में भी। लेकिन न्यूक्लियर पावर सोवियत यूनियन के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स नहीं था, बल्कि ये एक सिंबल था, प्रोग्रेस का सिंबल, पावर का सिंबल, फ्यूचर का सिंबल। और सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा प्राइज्ड, सबसे मॉडर्न और सबसे एडवांस न्यूक्लियर पावर प्लांट था चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट, और ये यूक्रेन में प्रिपेट शहर के पास मौजूद है। ये प्लांट इतना पावरफुल था कि अकेले पूरे यूक्रेन की 10% इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता था। प्रिपेट शहर एक स्पेशली बना गया सपनों का शहर था, सिर्फ प्लांट वर्कर्स और उनके फैमिलीज़ के लिए। 50,000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ रहते थे और यंग फैमिलीज़ के लिए नए घर, नए प्लेग्राउंड, नए स्विमिंग पूल, सिनेमा और वो हर सुविधा उपलब्ध थी जो एक बड़े शहर में होना चाहिए। सोवियत यूनियन की मॉडर्न ज़िंदगी का परफेक्ट एग्जाम्पल था ये शहर, और ये सब एक सेंटर में था और इसका नाम था रिएक्टर नंबर 4। पहले एक चीज समझ लेते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर एक्चुअली काम कैसे करता है। सिंपल वर्ड में अगर समझो तो ये एक इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम करता है। हमें एक टरबाइन घुमाना पड़ता है। नॉर्मल थर्मल प्लांट में कोयले से पानी गर्म करके स्टीम बनाते हैं, और न्यूक्लियर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्शन से पानी हीट होता है, स्टीम टरबाइन घूमती है और ये सब चीज़ें होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब रिएक्टर के अंदर 3 मेन चीज़ होती है। पहला है फ्यूल रोड, जो कि यूरेनियम 235 से बनी होती है, इसलिए ये एनर्जी जनरेट का काम करती है। दूसरी होती है ग्रेफाइट मॉडरेटर। ये रिएक्शन को स्पीड अप करती है जैसे गाड़ी का एक्सीलेटर, मतलब एक्सीलेटर दबाने से गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, वैसे ही ग्रेफाइट मॉडरेटर होता है स्पीड अप करने के लिए। और तीसरा है कंट्रोल रोड्स। ये बोरोन की बनी होती है और ये रिएक्शन स्लो करती है, जैसे गाड़ी के ब्रेक होते हैं इसी प्रकार से। जैसे एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों साथ काम करे तो गाड़ी स्मूथ चलती है, लेकिन उस रात ब्रेक फेल हो गए और इतना बड़ा धमाका हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ जिसका असर आज भी उस जगह देखने मिलता है और हजारों साल तक ऐसा ही रहेगा। 25 अप्रैल 1986 दिन का वक्त था। प्लांट में एक रूटीन सेफ्टी टेस्ट शेड्यूल चल रहा था। सिंपल सा चेक कर रहे थे कि अगर प्लांट की मेन पावर सडनली चली जाए तो क्या बैकअप सिस्टम इतनी जल्दी एक्टिव हो सकता है कि रिएक्टर सेफ रहे। और ये टेस्ट काफ़ी बार पोस्टपोन हो चुका था, लेकिन उस रात फाइनली होना था, क्योंकि बहुत बार पोस्टपोन हो चुका था, जिसके कारण ये पता लगाना मुश्किल था कि बैकअप सिस्टम जल्दी एक्टिव हो सकता है या नहीं। और इसके इंचार्ज थे एनाटोली द्यातलो, डेप्यूटी चीफ इंजीनियर, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, अग्रेसिव थे, और वो जो बोलते थे वही होता था और कोई उनसे सवाल भी नहीं कर सकता था। और सब कुछ होने के बाद रात के 1 बजे टेस्ट शुरू हुआ।
और यहाँ से एक के बाद एक गलतियाँ शुरू होने लगी। टेस्ट के दौरान पावर लेवल 700 मेगावाट पर लाना था, लेकिन केमिकल बाय प्रोडक्ट हेक्सेनोन 135 की वजह से पावर सडनली बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गई, मतलब 700 से सीधा 30 मेगावाट हो गई, और इसे कहते हैं हेक्सेनोन पॉइजनिंग। 30 मेगावाट होने के कारण रिएक्टर अंदर से दब गया था। नॉर्मल सिचुएशन में अगर टेस्ट कैंसिल कर दिया जाए तो रिएक्टर 12 से 24 घंटे में स्टेबल हो जाता है। दायतलोव बड़ी ज़िद्दी था और उसने कहा कि नहीं, टेस्ट तो अभी ही होगा। उसने ऑर्डर दिया कि कंट्रोल रोड्स बाहर निकालो और पावर बढ़ा दो। वर्कर्स ने सेफ्टी रूल्स तोड़े। 211 में से 203 रोड्स बाहर निकाल दी, सिर्फ 8 ही रोड अंदर रहने दी। रूल के मुताबिक कम से कम 15 रोड होनी चाहिए थी, लेकिन उस टाइम सिर्फ 8 ही थी। रिएक्टर अब एक टाइम बॉम्ब बन चुका था और ये बात वहाँ मौजूद सारे वर्कर्स और डेप्यूटी चीफ इंजीनियर किसी को भी नहीं पता थी। यहाँ एक चीज़ है जो बहुत कम लोग जानते हैं। रिएक्टर के कंट्रोल रोड में एक डिज़ाइन फ्लो था। ये सीक्रेट फ्लो जो सिर्फ सीनियर इंजीनियर ही जानते थे, लेकिन ऑपरेटर्स को कभी नहीं बताया गया। क्या था वो फ्लो? कंट्रोल रोड्स की बॉडी तो बोरोन की थी और वो ब्रेक का काम कर रही थी, लेकिन उनका टिप मतलब आगे का जो हिस्सा होता है वो ग्रेफाइट का था, यानी जो एक्सीलेटर का काम करता है। मतलब जब भी कंट्रोल रोड्स अंदर जाती, पहले 1 सेकंड के लिए रिएक्शन बढ़ती थी, फिर कम होती थी। ये एक फंडामेंटल डिज़ाइन प्रॉब्लम थी, लेकिन सोवियत यूनियन ने कभी पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं किया, क्योंकि उनका मानना का मतलब था कि अपनी टेक्नोलॉजी में फ्लो निकालना यानी अपनी गलती निकालना, और वो एक्सेप्टेबल नहीं था। और उस रात जब ऑलरेडी रिएक्टर अनस्टेबल था, हेक्सेनोन पॉइजनिंग बन गई थी और 203 रोड्स बाहर थी, तब ये फ्लो आग में घी डालने का काम कर रहा था, यानी आग में घी बन गया था। 26 अप्रैल 1:23 पर और 40 सेकेंड रिएक्टर पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ऑपरेटर ने इमरजेंसी शटडाउन बटन दबाया AZ5। कंट्रोल रोड्स अंदर जाने लगी और पहले 1 सेकेंड में एग्जैक्टली वही हुआ जो डिज़ाइन फ्लो की वजह से होना था। ग्रेफाइट टिप पहले अंदर गई, आग में घी पड़ा। इसके कारण रिएक्टर की पावर एक पल में 33,000 मेगावाट तक पहुंच गई, जबकि सिर्फ 700 मेगावाट में काम हो जाना था। नॉर्मल लेवल से 1000 गुना ज़्यादा। 1:23 में और 44 सेकेंड में पहला धमाका हुआ। उसे स्टीम एक्सप्लोजन कहा गया। इतना भयंकर धमाका हुआ कि रिएक्टर का 1000 टन का कंक्रीट लीड सीधा ऊपर चला गया, यानी आसमान में उड़ गया। और फिर उसके तुरंत बाद दूसरा धमाका हुआ और रिएक्टर नंबर 4 एग्जिस्ट करना ही बंद हो गया। रेडियो एक्टिव मटेरियल, ग्रेफाइट फ्यूल और रेडिएशन सीधा आसमान में चले गए और वहाँ एक भयानक आग लग गई, जिसे रेडियो एक्टिव आग कहा गया, और ये 10 दिन तक नॉन स्टॉप जलती रही। रात के 1:30 बजे प्रिपेट फायर स्टेशन को कॉल आया। लेफ्टिनेंट पेरविक और मेजर टेंटकोव और उनके साथ यंग फायर फाइटर्स, कुछ तो सिर्फ 20 से 25 साल के ही थे, उन्होंने जो देखा कि एक बिल्डिंग में भयानक आग लगी थी। किसी ने नहीं बताया कि ये एक्चुअली रेडियो एक्टिव इन्फर्नो था। किसी के पास रेडिएशन से बचने का इक्विपमेंट नहीं थे, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं था कि ये आग किस कारण लगी है। उन्होंने अपना काम किया और आग बुझाने की पूरी कोशिश की। हाथों से ग्रेफाइट रेडियो एक्टिव पीस उठा के साइड में रखे। कुछ घंटे बाद उन फायर फाइटर्स को उल्टी आने लगी, सर दर्द होने लगा, वीकनेस होने लगी। रेडिएशन पॉइजनिंग के कारण जितने भी फायर फाइटर्स वहां गए आग बुझाने के लिए, उनमें से कुछ फायर फाइटर्स अगले कुछ हफ्तों में मर गए। ये थे पहले हीरोज ऑफ चेर्नोबिल, जिनको किसी ने नहीं बताया था कि वो अपनी जान दे रहे हैं। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। रिएक्टर के नीचे एक बड़ा पानी का टैंक था और मोल्टन रेडियो एक्टिव मटेरियल, जो कि लावा बन चुका था, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहा था। अगर वो पानी के टैंक तक पहुंचता तो एक भयानक स्टीम एक्सप्लोजन होता, और ये एक्सप्लोजन हिरोशिमा से भी कई हज़ारों गुना बड़ा होता। साइंटिस्ट का एस्टिमेट के हिसाब से इतना बड़ा धमाका होता कि पूरा यूरोप, यानी पूरा यूरोप परमानेंटली अनहेबिटेबल हो जाता, वो भी अगले 5 सालों के लिए।
लेकिन मन में एक क्वेश्चन आता है कि इसे रोका कैसे जाए। कोई नहीं जाना चाहता था वहाँ। रेडिएशन इतनी थी कि हर मिनट वहाँ रहना मौत के करीब जाने का कारण बन रहा था। लेकिन 3 लोग आए, एलेक्सिया एनानिको, वालेरी बेस्पलावो और बोरिस ब्रानवो। 3 इंजीनियर्स, उन्होंने वॉलंटियर किया रेडियो एक्टिव पानी में घुसने के लिए, वाल्व्स खोलने के लिए और टैंक ड्रेन करने के लिए। वो 3 लोग टॉर्च लेकर रेडियो एक्टिव पानी में घुसे। अंधेरा इतना था कि रेडिएशन हर सेकंड मौत का डर बन रहा था। उन्होंने वॉल्व्स खोले जिसके कारण टैंक ड्रेन हुआ और यूरोप बच गया। ये 3 लोग आज भी जिंदा है, लेकिन दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं इनको इनके नाम से। सुबह हो गई 26 अप्रैल 1986। प्रिप्याट के लोग उठ रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, लोग काम पे जा रहे थे। किसी को कुछ पता नहीं था कि पिछली रात को क्या हुआ था। 50,000 लोग सिर्फ 3 किलोमीटर दूर एक्सप्लोडेड न्यूक्लियर रिएक्टर के पास अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, क्योंकि सोवियत गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बताया था कि पिछली रात क्या हुआ था। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट ऑफिशियली ने मॉस्को को कॉल किया और मॉस्को ने कहा कि सिचुएशन एक्सेस करेंगे। ऑफिशियली ऑर्डर्स आए और उन्होंने कहा कि घबराओ नहीं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लेकिन सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी ही नहीं। रिएक्टर में आग लग रही थी, रेडियो एक्टिव मटेरियल आसमान में था, हवा प्रिपेट की तरफ जा रही थी। लेकिन सोवियत यूनियन का एक अनरिटन रूल था कि कोई भी और किसी भी प्रकार की बुराई पब्लिकली एडमिट नहीं होती। पूरे 36 घंटे बाद प्रिपेट को इवैक्यूएट किया गया और 36 घंटे जो उन 50,000 लोगों ने रेडियो एक्टिव हवा में सांस लेते हुए गुजारे बिना कोई जानकारी के। और इन सब के बीच 1 मई को सिर्फ 5 दिन बाद ब्लास्ट के सोवियत गवर्नमेंट ने कीव में एक मेडे परेड कराई, जिसमें हजारों बच्चे फ्लैग लेकर रेडियो एक्टिव हवा में सड़कों पर चल रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा इमेज इम्पोर्टेंट थी, ना कि लोगों की जान। 27 अप्रैल दोपहर 2 बजे लाउड स्पीकर पे एक अनाउंसमेंट आई प्रिपेट शहर में कि अटेंशन डियर कॉमरेड्स, रेडिएशन लेवल बढ़ रहा है, आपको इवैक्यूएट करना होगा। सिर्फ ज़रूरी चीज़ें लो और ये जगह खाली कर दो। और ये सिर्फ टेम्पररी है। लोगों को बताया गया कि 3 दिन के लिए जगह खाली करनी पड़ेगी और 3 दिन बाद आप लोग वापस आ जाओगे। उन्होंने घर बंद किए, खाना फ्रिज में छोड़ा, कपड़े छोड़े, खिलौने छोड़े, पेट्स छोड़े और 1200 बसेस आई। 50,000 लोग 3 घंटे में शहर छोड़कर निकल गए और कोई वापस नहीं आया। कभी भी कोई वापस नहीं आया। और जो खाना फ्रीज में था वो गल गया, और जो कपड़े थे रेडियो एक्टिव हो गए, और जो पेट्स थे उनको आर्मी ने शूट कर दिया ताकि रेडिएशन ना फैलाए। वो शहर आज भी वहीं है, एकदम वीरान, एकदम खाली पड़ा है, एकदम अबंडेंट है। पता है जंगल ने धीरे धीरे इसे ढक लिया है। सोवियत यूनियन छुपाता रहा, लेकिन स्वीडन ने सब एक्सपोज कर दिया। 28 अप्रैल एक स्वीडिश न्यूक्लियर प्लांट के वर्कर अपने काम पे आए, रोटेशन रेडिएशन चेक हुआ, अलार्म बज गया, उनके जूते पर रेडिएशन लगा था। प्लांट के अंदर इन्वेस्टिगेट किया गया तो कुछ नहीं मिला, लेकिन सोर्स कहाँ का था? स्वीडन ने एटमॉस्फेयर मेजरमेंट की और रेडिएशन पैटर्न चेक किया। सोर्स था सोवियत यूनियन की तरफ से। स्वीडन ने सोवियत यूनियन को डायरेक्टली कंफर्म किया और तब एक्सप्लोजन के 36 घंटे बाद सोवियत यूनियन ने पहली बार पब्लिकली एक्नॉलेज किया कि कुछ तो हुआ है। एक छोटी कंट्री ने सोवियत यूनियन को मजबूर कर दिया। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी है कि चेर्नोबिल से कितना रेडिएशन निकला, और इतना रेडिएशन निकला कि हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब से 4 गुना ज़्यादा। रेडिएशन इतना कि 20 से भी ज़्यादा कंट्रीज तक पहुंचा। एक्सक्लूसिव जोन 30 किलोमीटर रेडियस आज भी ऑफिशियली ह्यूमंस के लिए नो लिमिट्स है। हज़ारों बच्चों को रेडियो एक्टिव मिल्क पीने की वजह से थायराइड कैंसर हुआ। इस डिजास्टर की कॉस्ट सोवियत यूनियन को $35 बिलियन पड़ी, और ये सोवियत यूनियन के डाउनफॉल का एक सबसे बड़ा रीज़न बना। मिखेल ग्रोबवे सोवियत यूनियन के लास्ट लीडर थे, और उन्होंने कहा कि चेर्नोबिल सोवियत यूनियन के लिए कोलैप्स की रियल कॉज है, न्यूक्लियर वॉर से भी ज़्यादा।
अगर आप आज प्रिपेयर शहर जाते हो तो जो दिखेगा वो टाइम में फ्रोजन लगता है। अम्यूजमेंट पार्क जहां एक भी राइड कभी नहीं चली। 1 मई 1986 में इसका इनॉग्रेशन होना था, लेकिन ब्लास्ट 26 अप्रैल को हो गया। फेरिस व्हील आज भी खड़ी है रस्ट खाते हुए। स्कूल जहां टेक्स्ट बुक अभी भी ओपन है डेस्क पे, जैसे बच्चे अभी भी पढ़ने गए हो या बच्चे अभी भी पढ़ रहे हो लेकिन कुछ टाइम के लिए बाहर गए हो। हॉस्पिटल जहां पहले फायर फाइटर्स के रेडियो एक्टिव कपड़े आज भी बेसमेंट में हैं, इतने रेडियो एक्टिव के पास नहीं जा सकते। और रिएक्टर के ऊपर 2016 में एक जाइंट स्टील आर्क बन गई जो कि 36,000 टन का है, इतनी बड़ी कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी इसके अंदर फिट हो जाए। ये अगले 100 साल तक ऐसी ही रहेगी। लेकिन प्लूटोनो जो कि 239 की आधी जिंदगी है और ये 24,000 साल तक रहेगा। 100 साल के बाद फिर कुछ बनाना पड़ेगा। और अजीब बात तो ये है कि एक्सक्लूसिव जोन में नेचर थ्रिविंग कर रहा है, जहां पर वुल्स, बियर और लायन बिना ह्यूमंस के जंगल में वापस आ गए। एनिमल्स ने भी रेडिएशन का असर होता है, लेकिन ह्यूमंस के बिना रहना उनके लिए बेहतर निकला। चेरनोबिल सिर्फ एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट नहीं था, ये एक ऐसी कहानी थी जो बार बार रिपीट होती है अलग अलग फॉर्म्स में। दायित्व ने वार्निंग नहीं सुनी क्योंकि सीनियर था। गवर्नमेंट ने सच नहीं बताया क्योंकि उनको उनकी इमेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। डिज़ाइन फ्लो छुपाया गया क्योंकि उनकी गलती मानना उनकी वीकनेस था। और इन सब की कॉस्ट हज़ारों लोगों की जान और एक पूरी सिटी, एक एम्पायर खत्म हो गया। आज प्रिपेट में जंगल के बीच एक सनफ्लावर उगा है, रेडिएशन के बीच, अबंडन बिल्डिंग्स के बीच, मतलब नेचर सरवाइव कर रहा है। लेकिन उन 50,000 लोगों की ज़िंदगी जो एक रात में सब छोड़ के निकले, वो कभी वापस ही नहीं आए। उनके घर अभी भी वहाँ हैं, एकदम खाली, अबंडन पड़े हैं। साइलेंट और साइलेंस इस दुनिया की सबसे बड़ी लाउड कहानी बन गई है ये चेरनोबिल कहानी। अगर ये पूरी कहानी तुमने सुनी तो उसके लिए शुक्रिया। और सीरियसली ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक लेसन है कि सिस्टम में अगर सच बोलने वाले वीकनेस माना जाए तो सबसे बड़ा एक्सप्लोजन वहाँ होता है। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इस बारे में क्या पता है। और अगर आपको प्रिपेयर शहर छोड़ के जाना पड़े तो आप अपनी सबसे मन पसंदीदा चीज़ कौन सी ले करके जाते। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि ऐसी स्टोरी लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली हिस्ट्री में, तब तक के लिए नमस्कार।